गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हो आप? तो ये जो है अब हम लेक्चर नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर का। तो मैंने सोचा था 2 वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला वीडियो है थोड़ा लंबा हो गया था, इसीलिए अब हम तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसका बैंड स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना है। वो लास्ट में थोड़ा बहुत किया था लेकिन पूरा नहीं हुआ था, उसको फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है करियर चार्ज कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे और फिर जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2002 से लेके 2025 उन सबको हम एक साथ यहीं पे डिस्कस करेंगे और आपका सेमीकंडक्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपके 4 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ इन 3 वीडियोस को अच्छे से देखिए और आपके जो है पूरे मार्क्स आने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और रिवाइज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम देखेंगे बैंड स्ट्रक्चर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। बैंड स्ट्रक्चर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, तो अभी तक जैसे हमने देखा यहां पर है, यहां पर जो है हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है वैलेंस बैंड। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और इससे ऊपर हमारे पास इधर क्या होता है, इसको सर बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्लियर है? हाँ। तो सर आपने कहा था इसमें जो पी टाइप है इसमें हमारे पास एक एक्सेप्टर एटम होता है, एक्सेप्टर आयन होता है। उसकी एनर्जी जो है वो वैलेंस बैंड से थोड़ी ही ऊपर होती है। और कितनी ऊपर होती है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस लेवल को ही हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते हैं। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इसको हम बोलते हैं। और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड हो गया। यहां पर हमारे पास पी टाइप में एक्सेप्टर कौन होता है? यहां पर एक्सेप्टर जो है हमारे पास, अगर आप देखोगे अल्युमिनियम एटम होता है। ठीक है सर। और यहां पर जब एक्सेप्टर होगा तो यहां पे मेजॉरिटी में हमारे पास क्या होते हैं? होल। यानी कि जो हमारे पास होल्स होते हैं ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। और हमने यहां पे देखा जो होल की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन से। तो ये हमारा जो है बैंड स्ट्रक्चर हो गया किसका? पी टाइप सेमीकंडक्टर का। ऐसे आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कौन सा पी टाइप का है, कौन सा एन टाइप का है, तो आपको देखना आना चाहिए। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तो फिर आप इतना पहले नोट करिए, फिर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अब हम फर्दर करते हैं डिस्कस जो है करियर कंसंट्रेशन इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उनमें करियर कंसंट्रेशन में क्या फर्क आता है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, जब भी हम उनमें डोपिंग करते हैं तो उस वजह से उनका जो है करियर कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो पहली चीज क्या हम लिखेंगे, इन एक्सट्रिंसिक semiconductor carrier concentration changes, carrier concentration changes क्यों चेंज होता है? बिकॉज ऑफ डोपिंग की वजह से जो है इसमें कैरियर कंसंट्रेशन चेंज होता है। तो इसमें 2 टाइप होता है। पहला हमारे पास कौन सा टाइप होता है? पहला हमारे पास होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर हम देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन्स concentration is electrons concentration is increased, वो ज्यादा होती है, is increased above the intrinsic concentration से क्या होती है? ज्यादा होती है, above the intrinsic concentration। एंड जो होल कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? फिर गिर गई होगी। एंड होल concentration is decreased, whole concentration is decreased below the intrinsic concentration से क्या हो गई होगी? डिक्रीज हो गई होगी। हमको पता है इंट्रिंसिक, जब आप देखते हैं हमारे पास जब भी एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें होल कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बराबर होते हैं। लेकिन जब हम एन टाइप में देखते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से, तो उस वजह से जो है होल उतने ज्यादा नहीं हो पाते, होल कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज हो जाता है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से। क्लियर हुआ? इसके बाद जब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल ज्यादा होते, इसीलिए हम बोलते हैं इसमें क्या है, होल कंसंट्रेशन जो है इज इंक्रीज्ड, इसमें होल कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, शाबाश, किससे, अबोव द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, अबोव द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। एंड उसी के साथ क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है बिलो द होल कंसंट्रेशन, बिलो द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, बिलो द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इतना पहले आप नोट करिए, मैं इसलिए डिक्टेट कर रहा हूं, मे भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा बट मैं डिक्टेट कर रहा हूं, तो आप भी साथ साथ लिखते रहिए। क्या इतना समझ आ रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? क्या आपने इतना पहले आप क्लियरली लिख लीजिए। हाँ, तो इतना आपने लिख लिया होगा। और इसके बाद हम देखते हैं लाफ मास एक्शन। क्या देखेंगे, लाफ मास एक्शन। पहले आप इसको मैं रब करता हूं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में आप पहले देखिए हम क्या देखते हैं। अगर हम देखते हैं जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, जब भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर, तो उसमें जो प्रोडक्ट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन का, वो हमारे पास बराबर आता है। वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, और वो डिपेंड नहीं करता है हमारे पास डोनर या एक्सेप्टर डोपिंग पे। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, हम कह सकते हैं इट has been proved at thermal equilibrium, at thermal equilibrium, the product of electron and whole concentration, electron and whole concentration remains constant, and it does not depends on the acceptor or donor डोपिंग। ठीक है, तो ये एक्सेप्टर या डोनर लेवल पे जो है वो डिपेंड नहीं कर सकती है। दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर आती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या क्लियर हुआ क्या होता है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन? ठीक है, तो इतना आप पहले नोट करिए। हाँ, तो चलो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगर आप देखोगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको पता है हमारे पास जो है एक्सेप्टर एटम्स होते हैं, क्योंकि हम फॉस्फोरस को डालते हैं तो उसके पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा, सॉरी पी टाइप में हमारे पास क्या होता है, ट्राइवेलेंट डोपिंग होती है। तो ट्राइवेलेंट डोपिंग जब हम उसमें ऐड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की हमें कमी होती है, तो फिर वो दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड से लेते हैं, दैट मींस वो एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम उसको एक्सेप्टर आयन बोलते हैं। तो Na जो है हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर इंप्योरिटी। हमारे पास कितने जो है एक्सेप्टर एटम्स है उनको हम Na से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर पहले मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा ऐसा ना लगे, तो फर्दर Na जो है हमारे पास कंसंट्रेशन किसकी है, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज की। तो आपको पता है जो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ होल्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से। हाँ सर, ये हमें समझ आ गया। तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन उतने जो है वो नहीं होंगे, सबसे ज्यादा इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स हमारे पास जो है उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। क्या इतना समझ आ गया? ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो हमारे पास जो है नंबर ऑफ जो है, अगर हम देखेंगे होल
नंबर ऑफ होल्स को मैं मान सकता हूं, जो मेरे पास नंबर ऑफ होल्स है क्या मैं उनको नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयन के बराबर मान लूं? क्योंकि लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये जो होल होगा, होल की कंसंट्रेशन क्या होगी, एक तो जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए उसकी वजह से जो होल क्रिएट हुए वो, और जो टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन किसी और कोवेलेंट बॉन्ड से ऊपर चला गया वो, यानी कि दो रीजन है होल क्रिएट होने के। लेकिन टेम्परेचर की वजह से जो होल्स क्रिएट होंगे वो बहुत कम होंगे, इसीलिए हम मानते हैं जो हमारे पास नंबर ऑफ होल है अभी तक हम उनको अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस के बराबर मानते हैं। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर, तो फिर ठीक है। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन से अगर हम देखेंगे हमारे पास पता होता है यहाँ पे n इंटू ई होल कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन इंटू होल कंसंट्रेशन की जगह मैं लिख सकता हूँ Na इज इक्वल टू, आपको पता है Ni का स्क्वायर। तो मुझे अगर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन निकालनी है तो वो क्या बराबर आएगी, Ni का स्क्वायर डिवाइड बाय Na। दैट मींस ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे पी टाइप सेमीकंडक्टर में निकालनी है तो वो आएगी Ni का स्क्वायर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय Na, और जो होल कंसंट्रेशन है वो एक्सेप्टर आयंस के बराबरी होती है। ये चीज आपको जो है दिमाग में रखनी है। सिमिलरली अगर मैं आपको यहां पर भी एक्सप्लेन करूं, अगर हम देखेंगे एन टाइप में हमारे पास जो फॉस्फोरस जाता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है तो उसको डोनेट करता है, उसकी वजह से मेजॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो जो है इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास क्या होते हैं, मेजॉरिटी में आ जाते हैं। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है होल की कंसंट्रेशन से। तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन एक तो जो एटम डोनेट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक वो, और जो इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से, थर्मल एजिटेशन की वजह से आएगा, यानी कि दो रीजन है इलेक्ट्रॉन के जनरेट होने की, लेकिन थर्मल यानी कि टेम्परेचर की वजह से जो आएगा वो बहुत कम होंगे, इसलिए हम उनको नेग्लेक्ट करेंगे। तो हम मानेंगे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन होगी वो हम नंबर ऑफ डोनर एटम्स की कंसंट्रेशन के बराबर मानेंगे। ठीक है सर, तो इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन एन टाइप में डोनर एटम्स के बराबर होती है, और जो हमारे पास इसमें होल कंसंट्रेशन होती है, क्या बेटा होती है, होल कंसंट्रेशन। तो होल कंसंट्रेशन सिमिलरली लॉ ऑफ मास सेक्शन से हम लिख सकते हैं यहाँ पे Ni का स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर डोनर एटम के कंसंट्रेशन से डिवाइड करके हमें होल कंसंट्रेशन जो है वो मिल जाएगा। क्या इतना आपको समझ आ गया है? तो ये अगर आपको समझ आ गया है तो फिर अब हमें इसके बाद जस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो डिस्कस करनी है, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप इतना अच्छे से नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल्स। मेटल्स में कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है, फिर उसी हिसाब से हम सेमीकंडक्टर में भी देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होती है। सबसे पहले अगर हम मेटल्स में देखेंगे तो कैसे होता है, आपको पता होगा एक चीज, जो हमारे पास करंट होता है वो बराबर होता है I इक्वल टू वी ना, शॉर्ट कट में आप याद रख सकते हो I इक्वल टू वी ना। क्या होता है, V हमारे पास होता है ड्रिफ्ट करंट, वी ना, ये हमारे पास, ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हो गया E, ये हो गया N नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, और ये हमारे पास होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हमारे पास होता है करंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस करंट ये एरिया को इस साइड लाऊं I डिवाइड बाई A, ठीक है, तो यहां पे मुझे बचेगा VDE इंटू N। तो ये जो I बाई A होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है बेटा करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। और आपको पता होगा करंट खुद में एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। करंट पर यूनिट एरिया, और इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास आएगा VD E इंटू N। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी हमारे पास इसके बराबर आती है। लेकिन इससे पहले जो ड्रिफ्ट हमारे पास स्पीड होती है वो खुद किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि हम यहां से बोल सकते हैं जो हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इसमें क्या किया होगा, अप्लाई किया होगा। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो जो हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड आती है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है म्यू इनटू ई। तो म्यू क्या होता है, ये होता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, यानी चार्ज कैरियर कैसे कितनी आसानी से जो मूव कर सकता है उसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज
कैरियर, ये हम डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन अब यहाँ पे आ गया तो इतना। अब वीडी की जगह मैं ये दो चीजें इधर वापस पुट करूंगा तो मुझे मिलेगी करंट डेंसिटी, वीडी की जगह मैं डाल दूंगा म्यू ई इंटू एन। समझ आ गया। अब आप देखो मैं क्या करूंगा, इस ई को बाहर रखूंगा, मैं इधर लिखूंगा म्यू इंटू ई इंटू एन, ठीक है, और इसके साथ ये ई है, और ये सारी चीज जो है इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, यानी कि जे हो गया, इस पूरे के बदले हम सिग्मा लिख सकते हैं इंटू ई, तो ये हमारे पास करंट डेंसिटी होती है सिग्मा इंटू ई, या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा, हमारे पास कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी दैट मींस यहाँ पे जो सिग्मा है ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है, और ये किसके बराबर होती है हमारे पास, ये हमारे पास म्यू ई इंटू एन, यानी कि मोबिलिटी ई इंटू एन के बराबर होती है। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल्स। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, पहले आप नोट करिए। तो इसके बाद जो है अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में देखो, अब आपको पता है जो सेमीकंडक्टर में करंट आता है वो दो चीजों की वजह से आता है, होल्स की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। दैट मीन जो इसकी टोटल जो हमारे पास इसके पास क्या होगी, हमारे पास जो है जो हमारे पास, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, तो इसके पास जो हमारे पास करंट डेंसिटी, सॉरी दिमाग से निकल गया था, करंट डेंसिटी जो है वो भी दो चीजों की वजह से आएगा, वो होगी जो हमारे पास करंट डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्लस जो करंट डेंसिटी है हमारे पास होल की वजह से, ठीक है। हाँ सर, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी हमने देखा, जो हमारे पास करंट डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, एन ई म्यू इंटू ई के बराबर होती है। समझ आ गया, ये सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इंटू ई, प्लस इससे पहले हमने डिराइव किया था, यहां पर भी लिखेंगे एन ई म्यू इंटू ई, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के लिए है इसलिए यहाँ पे एन ई आएगा, ई तो सेम रहेगा, ये मोबिलिटी भी इलेक्ट्रॉन की होगी, प्लस यहाँ पे होल के लिए लिख रहे हैं तो एन होल, तो मोबिलिटी भी होल की ही होगी। क्या इतना समझ आ रहा है? दोनों से मैं क्या कर सकता हूं, दोनों से मैं कॉमन निकाल सकता हूं, ई, अगर मैं दोनों से ई कॉमन निकालूं तो मेरे पास यहाँ पे एन ई इंटू म्यू ई बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर एन एच ई इंटू म्यू एच रहेगा और बाहर रहेगा ई। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। तो ये सारी चीज क्या है, ये तो सिग्मा है, लेकिन किसका सिग्मा, सिग्मा ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस सर ये सिग्मा है, किसका सिग्मा है, ये है होल का इंटू ई। तो दैट मींस क्या मैं लिख सकता हूं, जो हमारे पास करंट डेंसिटी सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच, यानी कि सिग्मा टोटल इंटू ई के बराबर आता है। क्या इतना क्लियर है? तो अगर आपको इतना पहले समझ आ गया, पहले आप इतना जो है नोट कर लीजिए पहले। हाँ, तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद अब हम देखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर आप देख चुके हो, वो किसकी होगी, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल। इलेक्ट्रॉन की कितनी कंडक्टिविटी होगी, एन ई इंटू म्यू ई, प्लस होल की कितनी होगी सर, एन एच ई इंटू म्यू एच। तो अगर आप देखोगे दोनों में ई जो है वो कॉमन निकलेगा, यहां बचेगा एन ई इंटू म्यू ई, प्लस यहां बचेगा एन एच इंटू म्यू एच, और जो बाहर रहेगा वो हमारे पास ई रहेगा। तो ये हमारे पास कंडक्टिविटी किसकी होगी, सेमीकंडक्टर की। क्या इतना क्लियर है? लेकिन अगर आपको याद होगा जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, कौन सा कंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक, मैं इसको यहां पे लिखता हूं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपको पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है वो होल कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के बराबर होती है। दैट मींस जहां Ne है वहां मैं क्या लिख सकता हूं, वहां पे जो है यहाँ पे कंडक्टिविटी में लिख रहा हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो Ne के बदले भी मैं Ni लिखूंगा, ठीक है, इनटू में लिखूंगा म्यू ई, ठीक है, प्लस NH की जगह भी मैं क्या लिखूंगा, Ni, और इसके लिए जगह में लिखूंगा म्यू एच, इनटू में बाहर है वो ई। तो अगर आप देखोगे Ni दोनों से क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा म्यू ई प्लस म्यू एच, यानी कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल, और Ni तो बाहर आएगा और इनटू में ई आएगा। ये हमारे पास जो है कंडक्टिविटी किसकी होगी, सेमीकंडक्टर की, ठीक है। और आपको पता है सेमीकंडक्टर में जो ओवरऑल करंट आता है
लास्ट पॉइंट जो है, जो मैंने आपको पहले ही समझाया था, जो सेमीकंडक्टर में ओवरऑल करंट होता है वो किसकी वजह से आता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की करंट की वजह से आता है और होल की करंट की वजह से आता है। समझ आ गया? क्या इतना क्लियर है? हो गया क्लियर? ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो ये हमारा जो है सेमीकंडक्टर यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके। तो अब हम फर्दर तीसरा क्वेश्चन लेंगे। कह रहा है एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट्स एज। अगर आपको याद होगा सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। एब्सोल्यूट जीरो पे मैंने बोला था सेमीकंडक्टर एक्ट करता है एज इंसुलेटर। तो इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर आएगा इंसुलेटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। याद आया? हमेशा याद रखना है सेमीकंडक्टर जो है, ये डायरेक्टली भी पूछ सकता था सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे, तो सारे बच्चे आंसर देते हैं इंसुलेटर। लेकिन इसने सिलिकॉन बोला। सिलिकॉन तो पहले आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है और एब्सोल्यूट जीरो पे वो किसकी तरह एक्ट करेगा, इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। दैट मींस ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। ये भी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद जो है 2003 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आईआईटी ने भी पूछा था और बाद में फिर से जेईई मेंस ने ये पूछा है। ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर। याद रखना कॉपर हमारे पास पहले आपको पता होना चाहिए ये मेटल होता है। कॉपर क्या होता है बेटा? मेटल होता है। और जर्मेनियम आपको पता है क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। एक मेटल एक सेमीकंडक्टर। आर कूल्ड, देखो कूल किया है फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन, यानी कि इनको क्या किया, कूल डाउन किया। 80 केल्विन पता है आपको, ये जो है माइनस में टेम्परेचर होता है अगर आप डिग्री सेल्सियस में देखोगे। दैट मींस अगर आपने कूल किया है, टेम्परेचर क्या किया है, कम किया। आपको पता है जो मेटल है हमारे पास क्या है, मेटल। मेटल कौन है हमारे पास? कॉपर। तो आपको पता है इसका अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव होता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते, अगर टेम्परेचर बढ़ाते तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहां पर तो अभी हम देखेंगे एक चीज हमको आंसर मिल गया, कॉपर की रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होनी चाहिए। यहां पे कह रहा है दोनों की इंक्रीज होगी, तो ये तो गलत है क्योंकि कॉपर की इंक्रीज नहीं होगी, कॉपर की इंक्रीज होगी। कॉपर की जो है रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये कह रहा है इंक्रीज होगी। दैट मींस ये भी ऑप्शन नहीं है, तो इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब अगर हम देखेंगे जर्मेनियम, जर्मेनियम हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर। तो इसका अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। दैट मींस अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज। लेकिन हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज। दैट मींस जर्मेनियम की क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। दैट मींस ये है ऑप्शन बी हमारे पास आंसर हो गया। क्या इसको बहुत कम टाइम लग रहा है, क्या ये मुश्किल है ना? बहुत आसान सवाल आ रहे हैं। तो ऐसे सवाल अगर आपको एग्जाम में मिलेंगे तो बार बार इस कंसेप्ट पे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से, अगर आप सिंपल लेक्चर देखोगे, सिर्फ उसके नोट बनाओगे अच्छे से और जितने में क्वेश्चन करवाऊं उतना करके जाओगे, तो आपको जो है बहुत इजी पेपर लगेगा और आप अच्छे से जो है उसको जो है क्लियर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक ही चीज है, आपको अच्छे से लेक्चर देखना है, नोट बनाने और बार बार रिवाइज करना है। दिस इज द मेन थिंग जो हम बार बार बोलते हैं। तो ये हमारा जेईई मेंस 2003 का क्वेश्चन था, ये भी हमने कर लिया है। इसके बाद हम और एक क्वेश्चन देखेंगे, ये भी जेईई मेंस ने पूछा है 2003 में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन से क्या होगा, आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। तो यहाँ पे क्या है, द डिफरेंस इन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। कह रहा है जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन है विथ टेम्परेचर इन मेटल एंड सेमीकंडक्टर, वो क्यों होता है। देखा, इसीलिए जो है बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आपको लगेगा इतने बड़े बड़े लेक्चर लिए सेमीकंडक्टर पे, ये तो कुछ सर तो 1 घंटे में खत्म कर रहे हैं, लेकिन फिर आपसे सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये देखो बहुत बेसिक सवाल है, या तो ये 10 सेकंड में होगा, या तो ये आपको 4 नंबर देगा, या तो आपको ये वहीं पे लटका कर रखेगा। समझ आ गया? क्योंकि 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड में आपने 4 मार्क्स अगर एग्जाम में कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ऊपर आ जाएगा, तो आप वो क्वेश्चन भी करोगे जो आपको नहीं आता था। दैट मींस द डिफरेंस इन वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वेरिएशन क्यों आता है टेम्परेचर के साथ मेटल और सेमीकंडक्टर में। तो क्या वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से? नहीं, हमने देखा था वो किसकी वजह से आता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। तो हमने क्या देखा था, कंडक्टर में जो है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर फिक्स होते हैं। दैट मींस टेम्परेचर बढ़ाने में उन पे कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि वो ज्यादा कोलाइड करते हैं और उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। लेकिन यहां पर जो सेमीकंडक्टर में होता था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या होते थे, इंक्रीज होते थे, इसलिए रेजिस्टेंस कम होती है। दैट मींस मेन स्ट्रक्चर जो है वो है वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर विद टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2003 में पूछा गया है, फिर से पूछे जाने के चांसेस है इस सवाल को। टाइप ऑफ बॉन्डिंग स्कैटरिंग मैकेनिज्म इस पे बिल्कुल नहीं करता है, सिर्फ ये किसके, नंबर ऑफ चार्ज
जो है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बढ़ेंगे, कम होगा तो वो कम होगा। क्लियर हुआ? तो फिर फर्दर क्वेश्चन अब हम देंगे, पहले इतना नोट करिए आप। हाँ, तो फर्दर अब हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास जेईई में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है, कह रहा है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उस सेमीकंडक्टर की क्या होती है, इंक्रीज व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, जो उस पे जो हम जब उस पे कोई भी लाइट डालते हैं जिसकी वेवलेंथ इससे कम होनी चाहिए, इज इंसिडेंट ऑन इट द बैंड गैप इज। तो आपको क्या निकालनी है, बैंड गैप निकालनी है। तो आपको थोड़ा जो है मॉडर्न फिजिक्स का कांसेप्ट याद आना चाहिए। तो अगर आपको क्या निकालना है, डेल्टा ई जी, यानी कि बैंड गैप निकालने, यानी कि कोई भी एनर्जी अगर हमें निकालनी होती है तो वो होती है एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे अच्छी बात है, हमें जो बैंड गैप निकालनी है वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, और जो हमें वहां से लैम्डा दिया हुआ है वो भी किस में दिया हुआ है, वो नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो एच सी की वैल्यू हमें डायरेक्टली याद होती है 1240 अगर नैनोमीटर में है, तो अगर ये एंगस्ट्रॉम में है तो और एक जीरो यहाँ पे लगता है। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, लैम्डा हमें नैनोमीटर में डालना है, तो वो क्या आएगा 248,000 कैंसिल होगा, ये 124 248 यानी कि 1 जा 2 जा, यानी कि आ गया 1/2, यानी कि आ गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इसमें 10 सेकंड से ज्यादा लगी? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कितनी आसान है, तो बहुत आसान जो है, आसान तरीके से हमने इसको जो है टैकल कर लिया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसके बाद जो है अब हम ये क्वेश्चन मिटा दें, आप इसको नोट करिएगा पहले। अब 2006 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, धीरे धीरे जो हो अपना लेवल देखो कैसे वेरी कर रहा है। हमारे पास कह रहा है द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे ईयर लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ। अगर आपको उतना समझ भी नहीं आ रहा होगा, ओब्वियसली आपके पास या तो पीडीएफ होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, या तो कोई बुक होगा, तो आप उससे ये क्वेश्चन मैच करिएगा। द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कंसंट्रेशन ऑफ होल, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि Ne डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ होल, वो हमें दिया है 7/5। और द रेशियो ऑफ करंट यानी कि IE डिवाइड बाय IH, वो कितना दिया है 7/4 दिया है। तो हमें रेशियो निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अभी मैंने आपको पढ़ाया I होता है V ना, क्या होता है V ना, I होता है V ना। तो अगर पहले हम इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे, नीचे अगर हम होल के लिए लिखेंगे तो VDENA। तो अगर आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन के लिए तो Ne, इसके लिए NH, E तो सेम, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट अभी हम रखेंगे, ये ड्रिफ्ट है इलेक्ट्रॉन की और ये ड्रिफ्ट है होल की। IE बाय IH, देखो A और A दोनों में क्या हो जाएगा कैंसिल, E और E दोनों में क्या हो जाएगा कैंसिल। IE अपॉन IH का वैल्यू कितना है, I अपॉन IH का वैल्यू है सर 7/4, 7/4 इसका यहां बचेगा हमारे पास VD इलेक्ट्रॉन का डिवाइड बाय VD किसका, होल का। और यहाँ पे क्या बच गया Ne डिवाइड बाय NH, Ne डिवाइड बाय NH है हमारे पास 7/5, 7/5। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा, ये बनेगा 5/4। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल का रेशियो आ गया, और ये आंसर हमारे आएगा सीधे 5/4, क्योंकि डायरेक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि सारे रेशियो इलेक्ट्रॉन अपॉन होल, इलेक्ट्रॉन अपॉन होल के थे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन अपॉन होल का आएगा 5/4। लेकिन यहां पर अगर क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो पूछा होल अपॉन इलेक्ट्रॉन, तो उल्टा हो जाएगा 4/5। तो इधर आंसर हमें आ जाएगा 5/4। तो ये आंसर भी हमारा करेक्ट हो गया। तो ये हमारा जो है और एक सवाल हो गया। तो पहले आप इसको नोट करिए, तो फर्दर हम आगे डिस्कशन करते हैं। हाँ, तो चलिए फर्दर हम जो है क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे ये 2006 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2006 में पूछा गया है। हमारे पास क्या कह रहा है, इफ ए सॉलिड विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट, जो है विजिबल लाइट अगर हम उसके ऊपर डालेंगे तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी कि उसमें आर पार जो नहीं जा रही है। whose conductivity, ये इंपॉर्टेंट, whose conductivity increases with temperature, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है। किसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, सेमीकंडक्टर में। और सेमीकंडक्टर में कैसा बॉन्ड होता है, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड कैंसिल कैंसिल, मेटालिक बॉन्ड कैंसिल, कोवेलेंट बॉन्ड इज द आंसर। तो क्या ये 10 सेकंड से ज्यादा लिया? नहीं, है ना आसान, बहुत आसान। 10 सेकंड में आपने जो है जेईई मेंस का क्वेश्चन कर लिया। 4 नंबर पाने इतना आसान नहीं होता है, समझ आ गया? इसको आप नोट करिएगा।
तो इसके बाद अब हम और एक क्वेश्चन लेते हैं। ये जेई 2006 का पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लैटिस कांस्टेंट के बारे में जो है बात की गई है, तो इस पे फर्दर क्वेश्चन आ सकता है, मुझे अपने हिसाब से लग रहा है। देखिए इसने क्या बोला है, लैटिस कांस्टेंट, लैटिस कांस्टेंट याद रखिएगा। अगर हमारे पास लैटिस कांस्टेंट, इसने क्या बोला है, डिक्रीज कर रहा है, लैटिस कांस्टेंट डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी का इसका उल्टा रिलेशन होता है, दैट मींस डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। अगर डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो एटम्स जो है वो ज्यादा पास पास आएंगे, और जितने एटम्स ज्यादा पास पास आएंगे तो उतना जो है वैलेंस बैंड वो बढ़ेगा और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करना ज्यादा स्टार्ट करेंगे, दैट मींस वैलेंस बैंड भी बढ़ेगा और कंडक्शन बैंड भी बढ़ेगा। याद रखना, डेंसिटी बढ़ेगी तो हमारे पास वैलेंस बैंड जो है उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, वैलेंस बैंड भी इंक्रीज होगा, वैलेंस बैंड की जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी, और कंडक्शन बैंड जो है वो भी हमारे पास इंक्रीज होगा। तो अगर ये दोनों इंक्रीज होंगे तो ये भी ऐसे चौड़ा होगा, ये भी, तो ये गैप कम हो जाएगा और ईजी जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये इसका आंसर था। जो है हमारे पास वैलेंस बैंड की एनर्जी भी बढ़ेगी, कंडक्शन की भी बढ़ेगी, लेकिन जो एनर्जी गैप है वो डिक्रीज होगी, तो वही इसका जो है करेक्ट आंसर था। अब मैंने ऑप्शन लिखने में बहुत टाइम जाता है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। और लेकिन इंपॉर्टेंट चीज और एक है यहाँ पे, अगर हमारे पास जो है लैटिस कांस्टेंट, अगर हमारे पास क्या है लैटिस कांस्टेंट इंक्रीज दिया होता तो दैट मींस डेंसिटी क्या होगी बेटा, डेंसिटी जो है सर फिर डिक्रीज होगी, और अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, तो अगर दूर दूर जाएंगे तो ये कम हो जाएंगे, यानी कि ईवी भी डिक्रीज होगा, कंडक्शन एनर्जी भी डिक्रीज होगा, और बीच का गैप जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या इतना क्लियरली समझ आ रहा है? ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन भी, ठीक है। पहले आप ये नोट करिए, फिर हम फर्दर क्वेश्चन लेके आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास जेई में 2007 में पूछा गया था। इसमें क्या बोला था, ये क्वेश्चन जो था इसमें कहा था हमारे पास जो कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, इन तीनों के पास जो है चार चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इनको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो किसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो कार्बन है इसकी एनर्जी जो होती है वो होती है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास, और सिलिकॉन का मैं आपको बता चुका हूँ 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का कितना होता है मैं आपको बता चुका हूं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे कम एनर्जी किसके पास है? जर्मेनियम के पास, दैट मींस जर्मेनियम के पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और सिलिकॉन, तो दैट मींस ये दो जो है सेमीकंडक्टर है, ऑब्वियसली इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन ये 5.5 है, यानी कि बहुत, यानी कि ये किसकी रेंज में जा रहा है, इंसुलेटर की रेंज में जा रहा है। दैट मींस इसके पास उतने फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो बहुत कम होंगे। दैट मींस जर्मेनियम और सिलिकॉन के पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द कार्बन, कार्बन के पास बहुत स्मॉल होंगे। यही एक ऑप्शन था, जर्मेनियम और कार्बन के पास अच्छे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो है कार्बन उसके पास बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है जेईई मेंस 2007 का क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जेईई 2012 का सवाल। तो इसमें क्या बोला था इन्होंने, इसमें बताया गया था हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट कह रहा था जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, स्टेटमेंट वन में हमें बोला था जो आपके पास सेमीकंडक्टर है इसके पास जो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये तो सही है। और स्टेटमेंट टू क्या बोला था, स्टेटमेंट टू बोल रहे थे जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्शन बैंड में जो है आपके चार्ज कैरियर ज्यादा ज्यादा रिलीज होंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। दैट मींस स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर इसको होना था तो इसको बोलना था ऐसे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो है कंडक्टिविटी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। दैट मींस इसको क्या होता है, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्लियर हो? इसके बाद जो है और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये जेईई मेंस 2013 का सवाल है।
अब आप देखोगे हमें बताया गया है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस हमें बताना है। अगर आप देखोगे कॉपर एक मेटल है और सिलिकॉन एक जो है हमारे पास सेमीकंडक्टर है, तो आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेटल की रेजिस्टिविटी, मेटल की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी, याद रखना। और ये इंक्रीज होती है लीनियरली, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी और लीनियरली इंक्रीज होगी मेटल्स के केस में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा चीज सेमीकंडक्टर, अब जब आप देखोगे सेमीकंडक्टर में जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस तो घटेगी, लेकिन कैसे घटेगी, ये घटती है हमारे पास एक्सपोनेंशियली। ये कैसे डिक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। अगर आपको पता होगा, मैंने आपको बोला था इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं एन नॉट ई की पावर माइनस, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, अपॉन में आया था के टी और यहाँ पे था डेल्टा ई जी, ठीक है। तो ये क्या था, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही, कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही दैट मींस रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली दैट मींस रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रही होगी एक्सपोनेंशियली। याद रखना सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस तो डिक्रीज होती है, लेकिन कैसे डिक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली। यानी कि कंक्लूजन क्या मिला हमें, मेटल्स में अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी बट लीनियरली, यानी कि कंडक्टिविटी डिक्रीज भी होगी तो लीनियरली। लेकिन जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है इसमें अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस जो है हमारा डिक्रीज होगा, लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। हाँ तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये जो है हमारे पास न्यूमेरिकल पूछा गया था जेईई मेंस 2017 में। तो अब हमें क्या हुआ था, इसमें हमें जो है इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन दी हुई थी, होल की कंसंट्रेशन दी हुई है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल दिया है, और हमें सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को पूछा है। तो अगर आपको पता होगा मैंने डिस्कस किया था जो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर होता है वो होता है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में कंडक्टिविटी ऑफ होल। तो अगर आप देखोगे कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होती थी, एन ई और म्यू के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन एन ई लिखेंगे हम और म्यू ई प्लस में सिग्मा के बदले यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे एन एच ई इंटू म्यू एच, दोनों में ई कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा एन ई म्यू ई, हाँ प्लस एन एच म्यू एच रहेगा, ठीक है। तो ई का वैल्यू उसने वहीं से कहा है, ये इतना यूज किया 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19, और एन ई वहीं से दिया हुआ है, एन ई कितना है 5 इंटू 10 रेज पावर 18, और म्यू ई कितना है 2, ठीक है, प्लस जो है एन एच हमारे पास कितना है 5 इंटू 10 रेज पावर 19 इंटू ये दिया है हमारे पास 0.01। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो इसका जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा, या जो है हम इसको कर ही लेते हैं। देखो अब आप अगर देखोगे, देखो कैसे करते हैं इसको, यहाँ पर हमारे पास है 1.6 और यहाँ पर अगर आप देखोगे 10 रेज पावर माइनस 19 है कि नहीं, 5 टू कितना होगा 10, 10 इंटू 10 रेज पावर 18, यानी कि ये हो गया 10 रेज पावर 19 प्लस 5 को फिलहाल जो हम इसके साथ इंटू करेंगे तो ये बन गया 0.05, और इधर भी है हमारे पास 10 रेज पावर 19, यहाँ पे माइनस 19 प्लस 19 प्लस 19 ये कैंसिल हो जाएंगे, दैट मींस हमारे पास 1.6 इंटू यहाँ पे 1 प्लस 0.05 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मींस 1 ये हो जाएगा 1 इंटू 1.6 यानी कि 1.6 ओम माइक्रोमीटर। तो 1.6 के इसके आसपास, ये बहुत दूर है, ये भी है, ये भी है, तो आंसर ये हमारे पास थोड़ा सा इससे ऊपर आएगा तो वो ये जो है हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है, ठीक है। तो उसके बाद और एक क्वेश्चन लेते हैं हम। तो जो और एक क्वेश्चन हम लेंगे ये जेईई मेंस 2019 में आया है। तो हमारे पास क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा गया था, शॉर्ट में उसमें लिखा गया है आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है और आपके पास अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो हमको पता है हम उसमें जो है होल का जो कंसंट्रेशन है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, दैट मीन जो भी कंडक्टिविटी आएगी वो हम एज्यूम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आएगी, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दी हुई है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दी हुई है, और हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टिविटी कैसे, अगर हमें कंडक्टिविटी पता है तो उसका उल्टा क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा। तो अगर हम यहाँ पे पहले देखेंगे कंडक्टिविटी, इसमें फिर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, तो कंडक्टिविटी अगर हम लिखेंगे तो हमको पता है एन ई, ठीक है, इंटू ई इंटू में लिखेंगे म्यू ई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमारे पास कितनी है 10 रेज पावर
19 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है 1.6 दिया हुआ है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये बचेगा हमारे पास 1.6 इंटू 1.6, तो ये हमारे पास सिग्मा हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, रेजिस्टिविटी चाहिए। तो रेजिस्टिविटी जो है 1/सिग्मा हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू में हो जाएगा 1.6। अगर आप इसको भी 16 बनाएंगे, इसको भी 16 बनाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 16 इंटू 16। अगर हम देखेंगे तो वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 256 के आसपास हमारे पास आता है वो। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास ए ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो वो 2 है, और बी ऑप्शन हमारे पास क्या है 4 ओम है, सी ऑप्शन हमारे पास 0.4 है, और डी ऑप्शन हमारे पास जो है वो कितना है 0.2। ठीक है, तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो अगर आप देखोगे इसको अगर 50 से करेंगे तो 52 जा, तो ये हो जाएगा 55 जा, 5 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 5 डिवाइड बाई 2 को अगर हम कैंसिल करेंगे यानी कि 20/5 होता है 0.4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या क्लियरली समझ आ रहा है कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन जो इतना बड़ा है, एग्जाम में देख के आप डर जाओगे, लेकिन इसका आंसर कितना बहुत आसान आंसर होता है। सेमीकंडक्टर के और मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन दिखने में बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन उनमें जो दम होता है वो बहुत कम होता है। समझ आ गया? तो ये हो गया 2019 तक जो है हमने सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे उनको जो है वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा जो है डिस्कशन हो गया प्रीवियस ईयर, इसमें जो हमने डिस्कस किए 2002 से लेकर 2019 तक। अब जो है 20, 21, 22, 23, 25 के उतने अच्छे क्वेश्चन थे नहीं, और अगर जो है वो अब आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि आप अगर वो भी मैं करवाऊंगा तो आपको थोड़ी सी सुकून फीलिंग हो जाएगी, फिर आप खुद क्या करोगे। ठीक है, तो वो एज ए प्रैक्टिस आप करिए उन क्वेश्चंस को। अगर वो नहीं होते तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा सवाल आपसे नहीं होता है, तो फर्दर फिर हम उनका डिस्कशन लेंगे। ठीक है, तो बाकी जो है अभी तक आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपने जो है सक्सेसफुली जो है सेमीकंडक्टर एंड रेजिस्टिव टाइप्स जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो जितने भी सवाल थे, जितने कंसेप्ट थे, वो सारे अब डिस्कस हो चुके हैं। तो फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे हम, उसमें जो है अब हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, तो ऑब्वियसली जो पीएन जंक्शन डायोड वाला पार्ट है वो अब नया पार्ट हम अलग से लेंगे, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ट्रांजिस्टर वाला पार्ट हट चुका है, वो आपके सिलेबस में है नहीं, और लॉजिक गेट मैं पहले ही कवर कर चुका हूं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की जितना अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, जितना अच्छे से कंटेंट दिया जाए वो आपको जो है पेश किया मैंने। लेकिन हो सकता है क्वालिटी उतनी जो है मैं मानता हूँ उतनी अच्छी नहीं है, बट आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन कंटेंट में मैं कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लगे होंगे। आप थोड़ा कमेंट करिएगा, और जो है जितना आप भी सपोर्ट दिखाओगे तो उतना ज्यादा मोटिवेशन होगा, उतना ज्यादा मैं भी जो है और लेक्चर्स को प्रिपेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।